Good evening. Good evening. कैसे हैं? ठीक है। ओके, वेरी गुड। मैं भी अच्छी हूँ। कैसा रहा आपका वीकेंड? क्या किया? नमस्ते। कहानी पूरी पढ़ ली? वेरी गुड। बहुत अच्छे। समझ आ गया सब कुछ? समझ आया? यानी सारी कहानी हो गई पढ़ के? ओके, बहुत अच्छा। वेरी गुड। और बाकी बच्चों ने क्या किया? बाकी बच्चों ने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बाकी भी बताइए क्या किया आप लोगों ने? राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो चमकना चाहते हो? चमकना चाहते हो तो संघर्ष करना जरूरी है। गुड इवनिंग। कहानी और कविता पढ़ी? वेरी गुड। वेरी गुड। तो संघर्ष करना पड़ेगा। डरना नहीं है संघर्ष से, मेहनत से, है ना? तो आप बदल सकते हो पूरे संसार को। एक जुनून, एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। तो अपना पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अगर चमकना है, सबसे अलग दिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट दी जाती है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। इम्पोर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है, टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और एडमिट कार्ड से रिलेटेड और भी बहुत कुछ। तो ज्वाइन कर लें ये चैनल, यूट्यूब चैनल भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी। ठीक है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो कर लें। जो यूट्यूब पे भी देखते हैं वे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने जिन बच्चों ने अभी तक पेपर 1 का कोर्स भी नहीं लिया है वो इसको भी ले लें, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए। पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का कोर्स। और पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइंड है 6 मंथ के लिए 2499 में। ज़्यादा हाई रेट भी नहीं है,
अफोर्डेबल है, कर सकते हैं। और ये 1 साल के लिए है, पेपर 1, पेपर 2 4499 में, है ना? और इसके साथ आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाती है पेपर 2 के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टीजीटी, पीजीटी के लिए, पीएचडी के लिए, है ना? जीडीसी के लिए बहुत सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हैं इसके साथ, ओनली एक पेपर को ज्वाइन करने से, पेपर 2 हिंदी, है ना? तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी वाला कोर्स। जितने भी बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, नए बच्चे देखते हैं, देख रहे हैं, वो सभी ये कोर्सेज ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ये हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए नोट्स मिलते हैं आपको, पीवाईक्यूज मिलते हैं विद आंसर और विद एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है? और मॉक टेस्ट भी 100 से ज़्यादा आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मेरा कोड है सरोज10। इसको यूज करके आप अपनी फीस में 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। फीस में 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप यूज करें कोड SAROJ10, ठीक है? आगे ये व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारी वेबसाइट है, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नोट्स और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये हमने पढ़ लिया था पिछले दिनों, यानी कि परसों ये किया था हमने, ठीक है? कहानियों से क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे और आज के लिए मैंने आपको निबंधों से क्वेश्चंस दिए थे। किस किसने किए हैं बताएं? निबंधों से मैंने आपको प्रश्न दिए थे करने के लिए, तो किस किस बच्चे ने निबंधों से क्वेश्चन तैयार किए हैं? जल्दी से बताएं ताकि मैं आपको पूछूं या ना पूछूं, मुझे पता चले। क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तो मेरा क्वेश्चन पूछने का कोई फायदा भी नहीं होगा, है ना? यही बात है ना? मेरा प्रश्न पूछने का कोई फायदा है अगर आप तैयारी करके नहीं आएंगे तो? आज हमने पढ़ना है परीक्षा गुरु, हमने पढ़ लिया था। आज हमने गोदान पढ़ना है ना? किसका उपन्यास है गोदान? ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है? अब हम प्रेमचंद का के बारे में पढ़ेंगे। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्रेमचंद भूल गई, अच्छा, बहुत अच्छे। हमारी कौन कौन सी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है? यूनिट 1 और यूनिट 2 थोड़ी सी रहती है ना? ये अभी रहती है 30% रहती है अभी, ठीक है? यूनिट 3 अभी नहीं हुई, 4 भी नहीं हुई और 5 भी, 5 यूनिट हुई है हमारी, नहीं हुई है ना? छठी अभी चल रही है। और कौन कौन सी हो गई है? 7वीं 8वीं हो गई है। यूनिट 7 और 8 ये हो गया है या रह गया इनमें से कुछ, अब बताओ। यूनिट जो अभी 6th चल रही है, यूनिट 6 में हमारा रह गया है 40%, मतलब अब रह जाएगा 40% जितना हम आज पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है? अब बताओ कोई कुछ रह गया इनमें से, आपको पता हो कुछ रह गया हो तो वो बताओ मुझे, फिर उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। आज हो गया है 8 मई है आज ना? और हमें 20 तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 20 तक। बताओ कुछ रह गया है जो मैंने नहीं करवाया है इसमें से? और 1 मिनट, कैमरा सेट कर रही थी मैं। 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 1 2
ये हो गया है ना? हाँ, मतलब 30% इसमें से रहता है, यूनिट 2 से। 40% यूनिट 6 से रहता है। यूनिट 10 तो अभी रहती है ना, 10 तो बिल्कुल छुई भी नहीं है हमने, टच नहीं किया यूनिट 10। अब जो हमारा रहता है वो देखते हैं क्या है। जो बिल्कुल भी हमने अभी टच नहीं किया है, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। कविताएं भी हमारी बिल्कुल अभी हैं, कुछ कविताएं पढ़ी हमने। यूनिट 5 और 6 अभी कर रहे हैं हम। 7 8 अब 9 है आगे, 9 और यूनिट 10 ये रह गया हमारा भी, है ना? 3 और 2, 5 यूनिट अभी बाकी है। इसका तो आपको जो यूनिट 2 है और यूनिट 6 है, 6 तो अभी हमारा हो रहा है और इसके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो पीडीएफ देने को है वो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको ये चीजें हम पढ़ेंगे जो अभी रह गई हैं पूरी। गुड इवनिंग। तो ये 3 यूनिट्स हमारी रह गई हैं और ये 2 यूनिट्स, 9 10, 3 4 5 और 9 10, ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको कवर कर लेंगे, दो दिनों में कवर हो जाएगा। ये जो रह गया 30%, ये 40%, और यहाँ पे भी कुछ रह गया 7 8 में भी थोड़ा, 7 या 8 में कुछ रह गया है ना, थोड़ा सा निबंधों में रह गया है शायद, है ना? निबंधों में कुछ रह गया है ना, थोड़ा सा, 1 2 निबंध ऐड करने को है उसमें। हाँ, तो 2 निबंध ऐड करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो आपको खुद ही पढ़ना है। और बाकी जो हमने टच नहीं की है, यूनिट 3 4 5 और 9 10, ठीक है। तो ये वाली यूनिट्स हम अब जल्दी कवर करेंगे, 20 तारीख तक, 20 तारीख के अंदर अंदर हमें सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, तो ये सब हमें जल्दी करना पड़ेगा। उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज होंगे अभी इसके बाद, ठीक है। तो अपने आप को तैयार करें, अपनी पढ़ाई को कुछ अच्छा बनाएं। पहले उपन्यास परीक्षा गुरु है क्या? हाँ, गोदान के पहले परीक्षा गुरु है, पढ़ाया था मैंने सैटरडे को, परीक्षा गुरु पढ़ाया था सैटरडे को। आप थे क्लास में? हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का क्या? इतिहास? मैं नहीं, किसी ने हैंड रेज किया है, हैंड रेज किया है आपने, किसी ने भी? किसने किया हैंड रेज? अभी तो शो नहीं हो रहा, गलती से हुआ है, मेरा फोन बंद था। क्यों? अच्छा, कोई बात नहीं। हिंदी साहित्य का सबसे पहले उपन्यास परीक्षा गुरु है क्या? अच्छा, हिंदी साहित्य का, हाँ पहले वही आता है, 82 में है ना उसका जन्म, ओ जन्म बोल रहे हो, उसका समय 82 है ना, पहले आता है वो। हम्म, ये फैक्ट्स हैं, इनको हम देखेंगे, याद करेंगे धीरे धीरे, है ना? लाइव प्रॉब्लम, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोला। आप देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना, है ना? सैटरडे को मैं अच्छे से नहीं कर पाई क्लास, अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, अभी आप भी रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। तो अभी आपने तैयारी तो की नहीं है निबंधों पे, तो क्वेश्चन पूछना रहने देते हैं, है ना? पढ़ाई शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो आपके बेनिफिट के लिए है। एकदम से बर्डन पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, हाँ, गांव में थोड़ा दिक्कत रहती है लाइट की, बट कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं ना, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ओके,
ठीक है, एक स्टोरी मैंने कहीं से सुनी थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बच्चा होता है और उसकी माँ उसके लिए खीर बनाती है। खीर की एक कटोरी बनाती है, मतलब उस बच्चे को खीर बहुत पसंद होती है। ठीक है, तो वो माँ उसको खीर बनाती है उसके लिए, और बच्चा बड़ा खुश होता है कि माँ मुझे खीर खानी है। तो उसकी माँ बोलती है नहीं नहीं, आज नहीं खानी, फ्रिज में रख दो इसे, कल खाना। तो बच्चा चुपचाप, माँ ने बोला है तो फ्रिज में रख देता है। अगले दिन माँ फिर से खीर बनाती है और बच्चे को मतलब दिखाती है, बताती है कि मैंने खीर बनाई है तुम्हारे लिए। तो बच्चा बोलता है कि माँ मुझे खीर खानी है, लेकिन माँ फिर उसको मना कर देती है कि नहीं अभी नहीं खानी, फ्रिज में रख दो। ठीक है, उसके बाद आती है अगले दिन की बात, कि माँ बोलती है अगले दिन खाना। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन फिर से माँ खीर बनाती है और फिर उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। तो बच्चा बोलता है कि ठीक है, मतलब बड़ा खुश होता है, ठीक है मैं आज खीर खा के रहूंगा। तो माँ फिर से उसको बोलती है कि नहीं खाना, इसको फ्रिज में रख दो, कल खाना है। तो अगले दिन फिर से माँ उसके लिए खीर बना लेती है, फिर भी उसको खाने नहीं देती, बोलती शाम को खाना, अब तुम शाम को खाना। सब सुन रहे हैं मुझे ना? तो माँ बोलती है उसको कि अब तुम शाम को खाना, अभी फ्रिज में रख दो। अब माँ देती है उसको खाने के लिए शाम को। वो खाता है पहले ये वाली कटोरी, पहली कटोरी वो खाता है। ठीक है, तो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसकी फेवरेट चीज है खीर। तो बड़ा खुश होता है खा करके, है ना? और क्या होता है कि माँ बोलती है दूसरी कटोरी भी खाओ, तो वो दूसरी भी खा लेता है, शौक शौक में, मतलब मन कर रहा है खाने को, पसंद भी है। अब तीसरी कटोरी की बात आती है, मेरी भी आपकी भी फेवरेट है, ओके। तीसरी कटोरी की बात आती है, तो वो आधी ही खा पाता है। वो बोलता है कि अब नहीं खाऊंगा, अब मुझसे खाया नहीं जाता माँ। माँ क्या करती है, उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि चुपचाप, बचाना नहीं है इसको, खाना है, सारा खाना है। अब माँ के डर के मारे जैसे तैसे वो इसको भी खा लेता है। 3 कटोरी खा ली उसने, अब बचती है लास्ट। माँ बोलती है ये भी खानी है तुम्हें। तो बोलता है कि माँ अब मैं नहीं खा पाऊंगा। वो एक चम्मच, बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक चम्मच खाता है इसमें से, और बोलता है कि माँ अब मैं नहीं खा पाऊंगा ये, है ना? लास्ट जो कटोरी बची है उसको मैं नहीं खा पाऊंगा, बहुत ओवर मैंने खाना खा लिया है। तो अब माँ उसको क्या सिखा रही है, क्या शिक्षा मिलती है इससे आपको, बताइए। माँ क्या सिखा रही है उसको? माँ बोलती पूरा खाना है इसको, एक चम्मच नहीं खाना, सारा खाओ। बच्चा बोलता नहीं माँ प्लीज, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, अब तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मार लो मुझे, पीट लो मुझे, जो मर्जी कर लो, अब मैं नहीं खाऊंगा। तुम डंडे मारो, थप्पड़ मारो, जैसे मर्जी मारो, अब मैं नहीं खाऊंगा, ये खीर नहीं खाऊंगा मैं, है ना? तो क्या माँ बोलती है, हमें टाइम पर काम करना चाहिए। तो माँ बोलती है कि जैसे तुम ये 3-4 दिनों की खीर एक साथ नहीं खा सकते हो, तो तुम पढ़ाई कैसे कर सकते हो ऐसे? तुम एक साथ पूरे साल की पढ़ाई कैसे कर सकते हो? हाँ, तो जब तुम 4-5 दिनों की खीर एक साथ नहीं खा सकते हो, है ना, तो तुम जो 365 दिन की पढ़ाई होती है, पूरे साल की पढ़ाई होती है, वो तुम कैसे कर सकते हो 1-2 दिन में? है ना, 1-2 दिन में हमारा यही होता है ना एग्जाम टाइम में, आपका भी यही होता है। एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, एडमिट कार्ड आने दो, फॉर्म निकलने दो, अभी तो फॉर्म भी नहीं आए, यही होता है ना हमारा, अभी तो फॉर्म भी नहीं आए। हम्म तो अब ये 365 दिन की जो पढ़ाई है, जो 365 दिन की पढ़ाई है, उसको आप 1-2 दिन में कर रहे हो, क्या हजम कर पाओगे इसको? बताओ। जब वो बच्चा 3 दिन की खीर एक साथ खाकर हजम नहीं कर पा रहा है, क्या पूरे साल की पढ़ाई को आप 1-2 दिन करके हजम कर पाओगे?
स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मैं खुद गुजरी हूँ इन सिचुएशन से। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या चीजें परेशान करती है। बहुत सारी चीजें परेशान करती है। अगर आपने एक साथ काम किया ना, जैसे मान लो आपने बहुत सारा एक साथ ही खा लिया, कई दिनों का एक साथ ही खा लिया, आप बीमार पड़ जाओगे, आपको उल्टियां हो जाएंगी, मतलब बीमार पड़ जाओगे आप किसी भी तरीके से। वैसे ही हमारा, अगर हम एकदम से सारा स्ट्रेस ले लेते हैं ना, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। पता है आपको? और ये चांसेस होते हैं फिर हमारे मतलब मेंटली प्रॉब्लम होने के भी। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, फिर इतनी इजीली जाती भी नहीं है। इन चीजों से मैं खुद गुजरी हूँ। मेरा खुद का एकदम से आ गया था एडमिट कार्ड, लॉकडाउन के दिनों की बात है। कोई तैयारी नहीं थी, सोचा कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अब क्या करूं। आराम से बैठती हूँ, आराम से तैयारी करती रहूंगी धीरे धीरे, है ना। एकदम से एडमिट कार्ड आया, पता भी नहीं चला, आया भी रात को। और एडमिट कार्ड आया और मैं हो गई परेशान। पूरी रात में सोई नहीं, मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया, इतना स्ट्रेस हो गया कि मैं, इन्होंने पूरे 15 दिन भी नहीं दिए थे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 15 दिन भी नहीं थे, 13 दिन बचे थे, सिर्फ 13 दिन। और मेरी जो हालत थी ना, मेरा ये था कि मैं 13 दिन में अब क्या क्या पढूं, क्या क्या पढूं। इतने सारे तो मेरे पास नोट्स हैं, इतने सारे नोट्स होंगे मेरे पास, बहुत सारे नोट्स हैं, किताबें हैं। अब पेपर के टाइम तो रिवीजन करना होता है सारा, है ना। रिवीजन करना पड़ता है ना पेपर के टाइम। तो मेरा ये था कि मैं कैसे करूंगी इतना रिवीजन 13 दिनों में, पागल हो जाऊंगी। फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, सेकंड पेपर भी पढ़ना है, मतलब मैं सोच सोच के पागल होगी। इतना स्ट्रेस मुझे हो गया, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया हुआ क्या मेरे साथ। ना मुझे नींद आ रही है, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज्यादा। और सांस रुकना शुरू हो गया मेरा, मतलब पता नहीं क्या क्या होने लग गया मेरे साथ। तो घर वालों ने बोला कि डॉक्टर के पास चलो, तुम बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सांस रुकता था, मैं अंदर नहीं रह पाती थी, बाहर भाग जाती थी मैं घर से। जैसे मेरे को ऐसे लगता था हवा नहीं आ रही कहीं से, मैं घर से बाहर भाग जाती थी। और घर से बाहर जाके मेरे को थोड़ा सा चैन मिलता था, चैन की सांस आती थी जब थोड़ा ठीक होती थी, फिर अंदर आती थी। आधी रात को ऐसे हो जाता था मेरे साथ। डॉक्टरों को दिखाया, किसी को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ इसको, कौन सी बीमारी है। डॉक्टर ने मुझे बोला, बेटा आप ना, आपका पेपर है। मैंने बोला हाँ पेपर है, मुझे जल्दी ठीक होना है, मेरे को पढ़ाई करनी है। बोलते आप ऐसा करो, नींद की गोली ले जाओ। नींद की दवाई ले जाओ, और खा के ना चुपचाप सो जाओ, और 2-3 दिन खाना आराम से, तब जाके आप ठीक होगे। मैंने नींद की दवाई खाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने डिप्रेशन की दवाई भी खाई, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और जब मेरा एग्जाम हुआ, तब एग्जाम के बाद में ठीक हुई। पर शुक्र है परमेश्वर का कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था। पर जो मेरे साथ फिजिकली, जो मेरे साथ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी ना, वो बहुत ज्यादा थी। तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो, है ना। मैं जिन सिचुएशन से गुजरी हूँ, मैं उनसे आपको बचाना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति होता है वो बचा सकता है ना, बताओ। जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है उसको पता होता है ना कि ये चीज मुझे करनी है, ये चीज मतलब करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। तो मेरे को जिन बातों का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा होता है। ये स्टोरी मैंने आपको इसीलिए सुनाई है, मैंने कहीं से सुनी है ये स्टोरी। और ये मैंने आपको इसीलिए सुनाई है ये बच्चे की स्टोरी। क्यों? ताकि आप लोग भी ऐसा ना करो कि जो 365 दिन की पढ़ाई है उसको आप 10 दिन में करना चाहो। नहीं हो पाएगा, बीमार पड़ जाओगे, हजम नहीं कर पाओगे इतना एकदम से, है ना। तो क्या करो, जितना करवाया जाता है ना, एक ठान लो एक बात मन में कि दृढ़ निश्चय कर लो कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे को ये काम करना ही करना है। जितना मैम ने अब पढ़ाया है, कम से कम मैं उतना तो कर लूं। कम से कम आप उतना भी कर लो ना, मुझे खुशी होगी उस बात की कि आपने किया है ना। जितना मैंने आपको करवाया, अब अब जितना मैं करवाती हूँ आप उतना भी नहीं करते, मैं थोड़ा थोड़ा आपको देती हूँ पढ़ने के लिए, आप उतना भी नहीं करते। तो देखो, मुझे तो दुख होता ही है कि नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। मुझे तो दुख होगा अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे, मुझे तब भी दुख होगा, क्योंकि मैं तो मेहनत कर रही हूँ आपके ऊपर। पर जो आपका नुकसान होगा वो आपको, भरपाई उसकी आपको करनी पड़ेगी, है ना। दुनिया के ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें फिर लाइफ में आती हैं। तो हर चीज के लिए फिर लेट हो जाता है। तो देखो, बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को सोचते हुए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो, है ना। बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि भी हम एक ही दिन में पढ़ लेंगे सब कुछ, बाद बाद में हम कर लेंगे।
अभी तो एग्जाम फॉर्म आएगा आराम से। बहुत सारे लोग बच्चों के मुंह से मैंने ये सुना, एग्जाम फॉर्म ही नहीं आया अभी। एग्जाम फॉर्म आएगा, देख लेंगे आराम से, कोई नहीं, कर लेंगे, है ना। तो आपका भी अगर यही चल रहा है ना कि एग्जाम फॉर्म आने दो, देख लेंगे, फिर कर लेंगे, तो आप बहुत गलती में, बहुत ज्यादा गलत फहमी में आप अपना बेवकूफ बना रहे हो, किसी का नहीं बना रहे, है ना। तो मैं आपको बचाना चाहती हूँ कि जहां मैं गई हूं वहां पे आप मत जाएं, ठीक है। मैं बचाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद गुजरी हूँ इन सिचुएशन से। और जो बंदा एक्सपीरियंस्ड होता है, जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड होता है, उसकी बात सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए, है ना। जितना आपको पढ़ाया जाता है एटलीस्ट आप उतना करो। अगर आप उतना कर लोगे ना, उतना भी कर लोगे ना, तो कम से कम कुछ तो, कहीं तो पहुंच जाओगे आप। पर अगर आप इतना भी नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि नहीं हम देख लेंगे, कर लेंगे बाद में, है ना। मेरा भी यही होता था, कर लेंगे बाद में, कोई नहीं, अभी कौन सा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मेरा भी ये था। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी क्या हो जाएगा, कौन सा एग्जाम होना है। एकदम से एग्जाम डेट आई है, सोचा भी नहीं था मैंने, सपने में भी नहीं, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना कम टाइम मिलेगा मेरे को। 13 दिन कितना कम होते हैं। पढ़ा हुआ था सब कुछ, ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था। रिवीजन करने के लिए मतलब टेंशन एकदम से हो गई मेरे को। तो इस चीज से बचना है अगर आपको, तो अपनी तैयारी करते रहें, जितना जितना आपको कराया जाता है क्लास में, आप कम से कम उतना कर लो, है ना। क्योंकि इतना कम पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप सोचोगे कि हाँ हम कर लेंगे, बहुत कम नहीं पढ़ना पड़ता है नेट जेआरएफ के लिए। नेट जेआरएफ के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस है और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और फिर हो जाएगा। इसलिए मैम फॉर्म निकलने से तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म तो अभी आ जाएंगे, फॉर्म की टेंशन मत लो, है ना। आप बस तैयारी करो, पढ़ाई करो अपनी, मत ध्यान दो उन चीजों पे कि हम बाद में करेंगे। बाद में क्या पता कोई प्रॉब्लम हो जाए, बाद में तो हेल्थ इश्यू ही इतने हो जाते हैं एग्जाम टाइम में। तो टेंशन से ही एंजाइटी, कोल्ड, फीवर, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हो सकता है, लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, ऐसी लाइफ लाइफ में टेंशन आती रहती है। तो हो सकता है वो एग्जाम के टाइम में ज्यादा हो जाए, तब क्या करोगे आप, है ना। जितने भी बड़े बड़े, जो बड़ी बड़ी पदवियों पे पहुंचे हुए हैं ना, ऊंची ऊंची पदवियों पे पहुंचे हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं पहुंच जाते। वो बहुत बहुत सारी चीजों से होकर गुजरे होते हैं, है ना। हमें तो सिर्फ उनकी ग्लोरी दिखती है, सिर्फ ग्लोरी दिखती है हमें उनकी, भाई इनके पास ये पदवी है ना। उसके पीछे क्या स्टोरी होती है, हम उसको नहीं देखते। पर हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक स्टोरी होती है ना। तो एग्जाम टाइम में बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी ने कहा कि जब मेरा आईएएस का एग्जाम था, तो मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। सोचो, माँ का एक्सीडेंट हो गया। मैं, कहते, माँ के साथ हॉस्पिटल में रहा, पूरी रात सोया नहीं। फिर गया अगले दिन एग्जाम देने, फिर क्लियर हो गया। नमस्ते। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं लाइफ में। अगर आप लास्ट लास्ट के लिए ये चीजें रखोगे कि हाँ भाई लास्ट लास्ट में पढ़ लेंगे हम, है ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हर एक व्यक्ति जो सफल व्यक्ति है ना, उसकी ग्लोरी के पीछे एक स्टोरी होती है। कैसे करके वो वहां तक पहुंचा है, क्या क्या सिचुएशंस आई होंगी, क्या क्या सिचुएशंस रही होंगी, है ना। तो अगर आप सिचुएशन से ही नहीं गुजरे हैं तो फिर क्या वो कर रहे हो आप तैयारी, है ना। तो तैयारी कर रहे हो तो फिर ढंग से करनी है, टाइम टू टाइम। मैंने पहले ही दिन शायद आपको ये बताया था कि निरंतरता बना के रखनी है अपनी स्टडी में। निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं रही ना, तो स्टडी बेकार है आपकी। जितना पढ़ोगे ना, उतना माइंड से निकलता जाएगा। मैंने आपको पहले दिन ये बात बताई थी कि हमारा माइंड जो है ना, वो उन चीजों को डिलीट कर देता है हमारी माइंड से, हमारी मेमोरी से डिलीट कर देता है हमारा माइंड। जो चीजें हमारे, मतलब हम यूज में नहीं लाते हैं जिन चीजों को। ये चीज मैंने आपको बताई थी। जो बच्चे पहली दूसरी तीसरी क्लास में होंगे, अ, पहली दूसरी तीसरी क्लास में, मतलब जो थे शुरू शुरू में, कुछ बच्चों ने तो बाद में ज्वाइन किया है ना। तो जो शुरू शुरू की क्लासेस में थे, या आपने देखी होगी पुरानी क्लासेस, तो मैंने आपको ये चीजें बताई हुई है पहले, है ना, कि हमारा माइंड जो है ना,
वो उस मेमोरी को डिलीट कर देता है जिसको हम यूज में नहीं लाते हैं। उसको लगता है ये फालतू है, ये फालतू चीज है, उसको डिलीट कर देता है। फिर हम भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ा था, और जब हम फिर से उसको नए सिरे से करना पड़ता है हमें। अगर आप ना निरंतरता बना के नहीं रखोगे, आपने मान लो 2 दिन पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन आपने छुट्टी कर ली, 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन आपने छुट्टी कर ली, है ना, और फिर आपने चौथे और पांचवें छठे दिन भी पढ़ लिया, फिर आपने छुट्टी कर ली, तो जितना भी आप छुट्टी कर रहे हो ना, जो छुट्टियों का आपका दिन है, वो समझ लो कि पीछे वाली जो आपने पढ़ा है ना वो डिलीट होता जा रहा है माइंड से। तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे तो सब याद आ गया, निबंध है पढ़ने के लिए और उपन्यास भी। हाँ, अब याद आया है ना, बोल के गई थी मैं क्लास में कि पढ़ के आना। गुड इवनिंग। तो निरंतरता बना के रखो, जितना आपको क्लास में करवाती हूँ कम से कम यार उतना तो रिजल्ट दो मुझे, है ना। अगर आप उतना भी नहीं दोगे तो फिर मेरा भी मेहनत करना बेकार हो जाएगा ना। क्या फायदा है मेरा इतना मेहनत करने का, मैं इतने अच्छे से इतने मेहनत के साथ आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप मेरे को उतना भी रिजल्ट नहीं दोगे तो मुझे भी दुख लगेगा और आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करें, टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। मैं हमेशा एक बात बताती हूँ कि हर चीज वापस मिल जाएगी हमें। पैसा भी आप लगा रहे हो ना, आपने लगाया भी है ना, तो पैसा आपका वापस आ जाएगा। बट अगर आपका टाइम चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। मैम मैं शादी में चला गया था तो मैंने पढ़ाई नहीं की। मैम आज तबीयत खराब है मेरी। क्या हुआ अनुराधा? तो थोड़े दिन ये शादी वादी और जो ये थोड़े मनोरंजन वाले काम है ना, थोड़े दिन के लिए मतलब अवॉइड करो, है ना। मैं नहीं बोलती कि मत जाओ आप, थोड़ा सा मतलब अगर आप अवॉइड करोगे ना खुद से, समझदारों की तरह, और पढ़ाई कर लोगे। मैंने आपको कई बार ये बात बता दी, 6 महीने बंद कर लो अपने आप को। थोड़ा फीवर है तो आप रेस्ट कर लो अनुराधा, दवाई ले लो, रेस्ट कर लो, है ना। फीवर, क्योंकि फिर ज्यादा फीवर हो जाता है ना अगर रेस्ट ना करें हम, तो रेस्ट कर लो आप। तो अवॉइड करो इन चीजों को, ये मनोरंजन, ये संसार, ये सब कुछ चलता रहता है लाइफ में। अगर आपका टाइम चला गया ना, वापस नहीं आने वाला। तो टाइम को संभाल लो, निकलने मत दो टाइम को। ठीक है। ये जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई है इसको याद रख लेना, ये वाली स्टोरी को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। भाषा पार्ट 1, भाषा विभाजन का प्रिंट नहीं निकला। क्यों? सारे प्रिंट नहीं निकल रहे हैं क्या? सारे प्रिंट नहीं निकले? तो उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा और आप एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि समझदार बच्चे हैं आप, है ना। एक्शन आप जरूर लेंगे, आप एक्शन में जरूर आएंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। नहीं निकला? अच्छा। मैम सैटरडे वाली क्लास का एक डाउट था। हाँ मीरा बोलो, बताओ डाउट बताओ। तो एक्शन आप जरूर लेंगे, मेरे को विश्वास है, उम्मीद है मुझे, समझदार बच्चों की तरह, है ना। तो ध्यान रखें, अपने समय को गंवाएं ना बिल्कुल भी। ठीक है। हाँ हाँ मीरा, और भी किसी का डाउट है तो बता सकते हैं आप, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैम वो धुलाई वाली स्टोरी का जो क्वेश्चन था, व्यंग्य वाला, हाँ वो था धुलाई वाली, इसी वाली पीडीएफ में है ना। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था नहीं पता मुझे ना, एक मिनट रुको, देख लेती हूँ मैं पीछे जाकर। धुलाई वाली, ये क्वेश्चंस में था या फिर धुलाई वाली कहाँ पर है? परिंदे, खेल, धुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले कहानीकार, इसमें क्या डाउट है? ये वाला क्वेश्चन था। ओके, ये वाला क्वेश्चन था मेरा, बताओ।
ये नहीं, तब कौन सा, किस पर व्यंग्य किया गया है? ये वाला? अच्छा, इसमें क्या डाउट है आपको? डाउट पूछो पहले आप। और भी किसी का डाउट है? कोई कोई भी डाउट हो, जितना हमने पढ़ लिया है पिछले क्लासेस से, कोई डाउट हो आपको तो बता 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 सकते हैं आप मुझे, फिर हम आगे पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। मैम, इसमें इंग्लिश पहनावे का जिक्र कहाँ है? अच्छा, इंग्लिश पहनावे का जिक्र नहीं है इसमें। ये मैंने क्वेश्चन कहीं से लिया था एक्चुअली। चलो, मैं कहानी पढ़ के आपको पूरी बताऊंगी, कल कल बताती हूँ आपको इसको। कहानी पहले पूरी पढ़ लेती हूँ ना, दोबारा से। पढ़ी तो है मैंने, पर अभी थोड़ा दिमाग में नहीं है। ये क्वेश्चन कहीं से लिया है मैंने, तो वहीं से बनाया था ये। ठीक है, कल इसका मैं आपको पूरा अता पता दे दूंगी, है ना। कहानी मैं दोबारा पढ़ लूंगी, और क्या है इसका तो देखते हैं। सी होना था। चलो कोई नहीं, मैं पढ़ के बताती हूँ इसको, है ना। स्टोरी पढ़ी है, अच्छा। ओके, है इंग्लिश पहनावे पर व्यंग्य। हाँ, एक्चुअली मुझे ना स्टोरी थोड़ा भूल गई है, काफी पहले पढ़ी थी मैंने, तो देख के मैं करूंगी इसको ना। होना होगा, होगा जरूर होगा, मैं देख के बताऊंगी, है ना। होगा तो सही, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, पर अगर नहीं भी होगा तो भी मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन कर देना, हाँ एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ओके, कोई बात नहीं। और भी किसी का कोई डाउट है तो बता दो मुझे अभी, फिर पढ़ना शुरू करेंगे ना। यहाँ थे हम। चले, हाँ कोई बात नहीं मीना, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। मैं एक बार स्टोरी पढ़ लूंगी, क्योंकि मैंने काफी पहले पढ़ी है, मुझे भूल चुकी है ये स्टोरी। तो जहां पे भी होगा, जो भी होगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, है ना। ठीक है, तो अभी हम शुरू करें गोदान। सभी क्लास में है। क्लास में होने का मतलब ये है कि ध्यान आपका यही है। कई बार हम क्लास में होते हैं ना, ध्यान कहीं और होता है, तो वो बताएं। सब यहीं पर है। जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस जल्दी लगवाएं, फिर हम आगे चलेंगे। नवल को इंग्लिश पहनावा नहीं पसंद, तो वंशीधर पहन के जाता है, और वो बोलते हैं कि नवल अब मुझे चार बातें सुनाएंगे, क्योंकि उनको इंग्लिश पहनावा नहीं पसंद। हाँ, सही बता रही अंकिता। हम्म, होगा, वही मैंने बोला ना कि होगा जरूर। आपने पढ़ने में थोड़ा वो कर दिया होगा, हो सकता है ध्यान में ना रहा हो आपको, है ना। हाँ, ट्रेन में जाते वक्त। हम्म, उसमें सिर्फ धोती का जिक्र है, तो धोती वो इंडियन पहनावा है ना, धोती। हम्म, कहानी वाली बुक मैंने कहाँ रखी है, इधर होगी भी मेरे पास कहीं पर, बट शायद मेरे आसपास नहीं है, कहीं दूर रखी होगी मैंने। कल ही बताती हूँ इसको मैं, ठीक है, या फिर मैं रात को ग्रुप में बता दूंगी। ग्रुप में हो ना आप? धोती इंडियन पहनावा, हाँ धोती इंडियन पहनावा है ना, इसीलिए तो होगा जिक्र उसमें। मेरी मेरी बुक आसपास नहीं है मेरे पास ना, कहीं मैंने और रखी होगी वो। ग्रुप में हो ना आप? नहीं तो रात को ग्रुप में बता दूंगी।
अगर जल्दी है तो, नहीं तो कल की क्लास में तो बता ही दूंगी। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं अभी, है ना। गोदान, इसका समय है 1936। गोदान का समय ध्यान रखना पड़ेगा, 1936। और प्रेमचंद का है ये उपन्यास। विलायती धोती का जिक्र है। विलायत में धोती, चलो कोई बात नहीं मीरा, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। लेखक परिचय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नजदीक लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था। वे एक डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे। जब वे सिर्फ 8 साल के थे तब माँ का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे माँ के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे। प्रेमचंद का जीवन बहुत अभाव में बीता, बहुत कमियों में बीता। जब उनकी उम्र महज 15 साल की थी तो पिता अजायब राय ने उनकी शादी अ, उम्र में बड़ी लड़की से करा दी थी। शादी के 1 साल बाद पिता का निधन हो गया और अचानक ही उनके सिर 5 लोगों की गृहस्थी और खर्च का बोझ आ गया। प्रेमचंद को बचपन से ही पढ़ने का शौक था और वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की मार के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया। प्रेमचंद को बचपन से ही उर्दू की शिक्षा मिली। आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। वे उस समय के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन आर्य समाज से प्रभावित रहे। प्रेमचंद विधवा विवाह का समर्थन करते थे और 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा को जीवन में ढालते हुए उन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। इनके बारे में मैंने बताया था ना आपको, शिवरानी देवी के बारे में याद है आपको? इन्होंने जीवनी लिखी थी। अ, प्रेमचंद की जीवनी लिखी है शिवरानी देवी ने। ये आपको मैंने सैटरडे को भी बताया था। अब पता नहीं आपको कितना याद रहता है। प्रेमचंद की जीवनी बहुत सारे लोगों ने लिखी है, 3-4 लोगों ने लिखी है मतलब। तो इनकी वाइफ, क्या क्या कर दिया मैंने, जीवनी लिखी इनकी पत्नी ने, इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने। ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। शिवरानी देवी ने लिखी थी। किस नाम से? प्रेमचंद घर में, ठीक है। बाद में देखेंगे बाकी लोगों ने किस किस नाम से जीवनी लिखी है, पहले आप इसको तो याद कर ले कम से कम। ओके। इसके बाद उनकी जिंदगी में हालात कुछ बेहतर हुए। अध्यापक से प्रमोशन होकर वे स्कूलों में डिप्टी इंस्पेक्टर बने और इसी दौरान उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन छपा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। 13 साल की उम्र से ही प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया था। शुरुआत में कुछ नाटक लिखे और बाद में उर्दू में उपन्यास। इस तरह उनका साहित्यिक सफर शुरू हुआ। सोजे वतन के लिए मैंने बताया था कि वो उर्दू कहानियों का संग्रह था और जब्त हो गया था, है ना। अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था वो। इस तरह उनका साहित्यिक सफर शुरू हुआ, जो उनके अंतिम समय तक उनका हमसफर बना रहा। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और प्रेमचंद के घनिष्ठ मित्र मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। ये वाला बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। तो ये पूछा जाता है किसने इनको नाम दिया था। ये प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, संस्मरण, संपादकीय जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। उन्होंने कुल 300 से ज्यादा कहानियां, 3 नाटक और 15 उपन्यास, 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकें लिखी। इसके अलावा सैकड़ों लेख, संपादकीय लिखे जिसकी गिनती नहीं है। हालांकि उनकी कहानियां और उपन्यास उन्हें प्रसिद्धि के जिस मुकाम पर ले गए वो आज तक अछूता है। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उन्होंने आखिरी सांसें ली और 36 में इनका उपन्यास था गोदान, ठीक है। उसके बाद है प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाएं।
प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाएं, देवस्थान रहस्य। एक मिनट रुकोगे, मुझे ठंड लग रही है और मैं शॉल लेके आती हूँ। लेग्स ठंडी हो रही है बहुत। प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देवस्थान रहस्य 1905 में इसका समय, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके समय भी इंपॉर्टेंट है और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करते चलेंगे अपने पास साथ साथ में। अगर आप साथ साथ में नोट करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी अपने हिसाब से आपको जिस तरह से सही लग रहा है उस तरह से आप नोट कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। रंगभूमि का समय 25 है, कायाकल्प का 26, निर्मला का 27, गबन का 31, कर्म भूमि का 33, गोदान का 36, मंगलसूत्र इनका अधूरा रह गया था, 48 इसका समय है और नाटक है ये। ठीक है, ये अधूरा है, पूरा नहीं कर पाए थे ये। उसके बाद संग्राम है 1923 में, करबला है 24 में, प्रेम की वेदी है 33 में। उसके बाद कहानी संग्रह है इनके सप्तसरोज 1917, नवनिधि 17, प्रेम पूर्णिमा 18, प्रेम 25 23, प्रेम प्रसून 24, प्रेम द्वादशी 26 और प्रेम प्रतिमा भी 26 में। प्रेम प्रतिज्ञा 29, प्रेम चतुर्थी 29, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 30, कफन 36। तो कफन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी कहानी है। फिर है निबंध, कफन कहानी के पात्र भी पूछे जाते हैं। निबंध, प्रेमचंद के विचार, साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला 1 2 3, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार और हिंदी उर्दू की एकता। ये रहे इनके निबंध। अब है महाजनी सभ्यता, ये भी इनका निबंध है और जीवन में साहित्य का स्थान भी निबंध है। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं इनके, ये किससे हैं? गोदान से हैं ये कथन। ठीक है, गोदान से। कुल की प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, कड़ी और रुआब दिखाने से नहीं। मन एक भीरु शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाए। महान व्यक्ति महत्वाकांक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें गति और शक्ति ना पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, जो हमें संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता ना उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपने घर की याद आती है। जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिहीन के लिए विद्या बेकार है। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। ठीक है, तो ये कथन जो है वो आपके ऊपर भी लागू होता है। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन क्या है? जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। धन खोकर यदि हम अपनी आत्मा को पा सके तो कोई महंगा सौदा नहीं है। सिर्फ उसी को अपनी संपत्ति समझो जिसे तुमने
मेहनत से कमाया है। अन्याय का सहयोग देना अन्याय करने के समान है। आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। तो क्रोध करना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सारे कथन थोड़ा ध्यान रख लेना। पात्र, होरी इसका पात्र है गोदान का, जो मतलब मेन है इसमें पात्र। राय साहब ये अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर है, पंडित दाता दीन है, धनिया है, मालती है, झुनिया है, गोविंदी है। अगर आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसके गौण पात्र हैं भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा। सोना और रूपा इनकी बेटियां, चलो वो आगे आ जाएगा, अभी इनकी बेटियां हैं होरी की। पंडित ओंकार नाथ, श्याम बिहारी तनखा और मिस्टर खन्ना और सरोज। मिर्जा खुर्शीद, पंडित नोखेराम, झिंगुरी सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मंगरू, सहुआइन, चूहिया, होरी। उपन्यास के नायक, अब देखो, जो ये उपन्यास है ना गोदान, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना इसको, मान लो अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना। यूट्यूब पे फिल्म है इसकी एक, गोदान पर एक फिल्म बनी है। फिल्म बनी है एक गोदान पर ना, उसको देख लेना। ठीक है, तो जो जो भी आपको फिल्में ऐसे मिलती हैं, देख के बहुत ज्यादा समझ आती हैं, चीजें जल्दी समझ आती हैं। तो ये वाली फिल्म देख लेना, अच्छी है, पात्र भी अच्छे हैं और अच्छा ही इन्होंने बहुत ज्यादा एक्ट भी अच्छा किया है। तो देखना उसको, देख के आपको पात्र भी, नाम भी याद हो जाएंगे पात्रों के, स्टोरी भी याद हो जाएगी, अच्छा भी लगेगा, है ना। तो नहीं पढ़ा होगा अगर आपने ये उपन्यास तो ऐसे कर लेना, पढ़ा होगा तो भी कर लेना, पर ऐसे नहीं कि अब इसी में टाइम वेस्ट कर देना अपना। देखी है, हाँ अच्छी है ना स्टोरी, और बहुत अच्छा एक्ट किया हुआ है सब पात्रों ने, तो अच्छी स्टोरी है उसकी। उपन्यास का नायक बिलारी ग्राम का साधारण कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। होरी की पत्नी का नाम धनिया तथा उसके पुत्र का नाम गोबर है। सोना और रूपा उसकी दो पुत्रियां हैं। गोबर होरी का बेटा है, सोना रूपा बेटियां हैं, यानी कि गोबर सोना रूपा तीनों भाई बहन है। ठीक है, होरी के पास कुल 5 बीघा जमीन है। हीरा और शोभा उसके दो भाई हैं। हीरा और शोभा होरी के दो भाई हैं। ठीक है, किसके भाई हैं ये, होरी के। ध्यान रखनी पड़ेगी आपको एक एक चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस उपन्यास से क्वेश्चन आता ही आता है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस उपन्यास है, बहुत ज्यादा हिंदी साहित्य में बहुत सबसे ज्यादा फेमस है ये उपन्यास, जो उससे अलग रहते हैं। चारित्रिक विशेषताएं देखेंगे हम। सीधा साधा साधारण किसान, परिश्रमी और ईमानदार, ये होरी के चरित्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, किसके चरित्र की, होरी के चरित्र की विशेषताएं। कैसा है होरी का चरित्र, सीधा साधा और साधारण किसान है, परिश्रमी भी है, ईमानदार भी है, आर्थिक अभावों से ग्रस्त है, शोषण का शिकार है, आस्थावान और भाग्यवादी है, परिवार की मर्यादा का रक्षक है, समाज एवं बिरादरी से भयभीत है, सीमित जीवन दृष्टि से युक्त है, व्यवहार कुशल है, साधारण हिंदू गृहस्थ है, मर्यादावादी एवं नैतिकतावादी है, पैतृक संपत्ति का रक्षक है, मानवीय दुर्बलताओं से युक्त कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। उसके बाद है राय साहब। राय साहब अमरपाल सिंह है असली नाम, राय साहब बोलते हैं इनको। ठीक है, सेमरी गांव के निवासी हैं। दो गांव का जिक्र है इसमें, सेमरी और बिलारी। ठीक है, ये गांव के नाम भी आपको याद रखने हैं, सेमरी और बिलारी। सेमरी गांव के निवासी हैं ये, अवध प्रांत के जमींदार हैं। होरी इन्हीं की जमींदारी में रहने वाला किसान है। मेहता, खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ओंकार नाथ आदि नगर में रहने वाले पात्र राय साहब के मित्र हैं। ये जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं।
राय साहब के पुत्र का नाम रुद्रपाल है तथा पुत्री का नाम मीनाक्षी है। इनके चरित्र की विशेषताएं देखते हैं। राय साहब यानी कि अमरपाल सिंह के चरित्र की विशेषताएं देखते हैं। राय साहब रंगे सियार हैं। रंगे सियार का मतलब क्या है बताइए, कैसा कैरेक्टर है इनका? क्या मतलब हुआ रंगे सियार का? पाखंडी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, कथनी और करनी में अंतर है। सॉरी, कथनी करनी में अंतर है। चतुर व्यक्ति, मानव स्वभाव के पारखी, जर्जर सामंती व्यवस्था के शिकार, धर्मात्मा एवं भक्त किसानों के शोषक, राष्ट्रवादी बातों पर सरकार के, भक्त विचारों से प्रगतिशील जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि। नहीं पता। अच्छा, नहीं पता आपको? नहीं पता का मतलब कि दो रंगी बातें करने वाले, दोहरी चाल चलने वाले। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, जो सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और। देखे होंगे आपने ऐसे लोग, सामने वो आपके ही होते हैं, पीठ पीछे वो बुराई करते हैं। पात्र है प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर वी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। किसके अध्यापक हैं? दर्शन शास्त्र के। आपको ये सब्जेक्ट भी याद रखना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। मालती से प्रेम करते हैं। राय साहब संपादक जी, खन्ना जी मिर्जा खुर्शीद के मित्र हैं। प्रोफेसर मेहता, और जो मेहता है वो कुंवारे हैं अभी, ठीक है। दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, ये प्राध्यापक हैं दर्शन शास्त्र के, और कुंवारे हैं, अभी शादी नहीं हुई है इनकी। इनकी चरित्र की विशेषताएं देखते हैं। कथनी एवं करनी में एक रूपता, मतलब इनका दो रंगी बातें नहीं है, जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं। परिश्रमी और नैतिकवादी हैं, ये नैतिकतावादी। दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति हैं, विनोदी स्वभाव के व्यक्ति हैं, नारी जाति के प्रति श्रद्धावान हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, प्रेमचंद के विचारों के वाहक, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं, और सिद्धांतवादी दार्शनिक हैं। मेरे पास है ऐसे लोग। आपने क्यों रखे हैं ऐसे लोग भाई? मालती के उपासक हैं ये। कौन? प्रोफेसर मेहता। ठीक है। कुशल वक्ता भी हैं, भाषण भी देते हैं ये एक सभा में। गोबर का चरित्र देखते हैं। पहले तो गोबर को देखते हैं कि कौन है गोबर। होरी और धनिया का बेटा है ये। 16 वर्ष की आयु का है। झुनिया का पति है। झुनिया है गोबर की पत्नी, ठीक है। झुनिया। और सोना रूपा का भाई है। प्रमुख प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं। विद्रोही स्वभाव का युवक, जागरूक एवं प्रगतिशील, अल्हड़ प्रेमी, धनी बनने का आकांक्षी, परिश्रमी और ईमानदार, निर्भीक और निडर, शोषण का शिकार है ये भी, भाग्य पर विश्वास नहीं करता। इसके पिता भाग्य पर विश्वास करते हैं। इसके पिता यानी कि होरी भाग्यवादी है। कौन है पिता इसका? होरी, ठीक है। और मातृ पितृ भक्त है ये। विद्रोही चेतना का प्रतीक पात्र है। पंडित दाता दीन, ये भी एक पात्र है इसमें। होरी के गांव में रहने वाले वृद्ध पंडित हैं ये। माता दीन के पिता हैं दाता दीन, ठीक है।
गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, कृषकों को सूद पर रुपया देते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कौन देते हैं कृषकों को सूद पर रुपया, तो पंडित कौन? पंडित माता दीन की दाता दीन? बताइए। जाग रहे हैं? जागृत अवस्था है या सुप्त अवस्था है? बताएं जल्दी से, पता चले मुझे कि आप सो ही रहे हो बाद में। दाता दीन। दाता दीन। सोना मना है, ठीक है। प्रमुख इनकी भी चारित्रिक विशेषताएं। जगह है मैम, ओके। अ, दाता दीन की चारित्रिक विशेषताएं। कर्मकांड में विश्वास रखते थे, अनेक विषयों के जानकार थे, सम्मान और श्रद्धा के आकांक्षी, धूर्त एवं चालाक, कृषक वर्ग के शोषक, जमींदार और पुलिस के सहायक, दंभी और अहंकारी। धनिया। धनिया देखते कौन? दाता दीन। धनिया कौन है? होरी की पत्नी है, ठीक है। धनिया होरी की पत्नी और गोबर की माँ। दिख रहा है ना आपको क्लियर स्लाइड? होरी की पत्नी उपन्यास की नायिका है ये। गोबर रूपा और सोना की माँ है। कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि पात्र है। इसमें पात्र बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पात्र देखने पड़ेंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट पात्र है वो पता होने चाहिए। इनके चरित्र की विशेषताएं देखेंगे। परिश्रमी महिला है ये धनिया। पति के प्रति पूर्ण समर्पित है ये धनिया। निर्भीक है, निडर है, लड़ाकू स्वभाव वाली स्त्री भी है ना। एकदम से वो आवाज भी उठाती है जब अन्याय होता है उसके पति के साथ, तो लड़ती भी है, आवाज भी उठाती है, बोलती भी है। तो जब आप वो देखोगे ना फिल्म, आपको मजा आएगा उसको देख के। जिसने नहीं देखी देख लेना उसको, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि उसमें जो धनिया का जिसने रोल प्ले किया है वो रेडी, मतलब उसने काफी अच्छा किया है वो रोल। होरी ने भी बहुत अच्छा किया है, सबने मतलब अच्छा रोल किया है उसमें। अच्छी लगेगी आपको, देख लेना उसको। स्टोरी भी समझ आ जाएगी आपको और साथ में मतलब फायदा होगा आपको इस उपन्यास के लिए, है ना। तो जितनी भी देर की होगी देख लेना उसको थोड़ा, मतलब जब भी आपको टाइम मिले फ्री होके क्लास से। वैसे भी तो फोन चलाते ही है ना, तो काम की बातें देख लें तो काम आ जाती है। मातृत्व भावना से युक्त है ये। संघर्ष से जूझती नारी है, सेवा और त्याग की देवी है। व्यवहार कुशल है, शोषण की विरोधिनी है और भारतीय आदर्श नारी है। कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि पात्र है। मालती। मालती कौन है? इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई नवयुवती है ये। सरोज की बहन है। प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट है ये, है ना। तो वहां पर था कि पीछे हमने देखा था प्रोफेसर मेहता के लिए क्या लिखा था। मालती के उपासक। मेहता मालती के उपासक हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने? प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट है ये। गोदान फिल्म, हाँ। गोदान फिल्म यूट्यूब पे देख लेना। अब गोदान फिल्में भी कई टाइप की आएंगी उसमें, आती है ना यूट्यूब पे बहुत सारी। तो उनमें से कौन सी आपको छांटनी है देख लेना, मतलब बट अच्छी है एक वो, उसमें देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। गतिशील चरित्र वाली युवती है ये मालती। उसके बाद इसके चरित्र की विशेषताएं देखते हैं। सुंदर व्यक्तित्व की स्वामी है। पढ़ी लिखी शिक्षित युवती है। बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार, अभी थोड़े टाइम पहले ही पूछा गया था कि प्रेमचंद ने किसके लिए कहा है।
बाहर से तितली, क्या मतलब हुआ इसका? बाहर से तितली, अंदर से मधुमक्खी। मालती के लिए। मालती के लिए कहा है कि बाहर से तितली है, अंदर से मधुमक्खी है। प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट है, गतिशील चरित्र, सेवा त्याग से युक्त है, चारित्रिक दृढ़ता है, नारी स्वातंत्र्य की समर्थक है कि नारी को स्वतंत्रता देनी चाहिए। मालती का हृदय परिवर्तन, बुद्धिजीवी, महिला वर्ग प्रतिनिधि। उसके बाद है झुनिया। कौन है? झुनिया को देखते हैं। भोला की विधवा पुत्री है ये, भोला की विधवा पुत्री झुनिया। ठीक है, विधवा हो गई थी, अहीर जाति की कन्या है और गोबर की प्रेमिका एवं पत्नी है। पहले प्रेमिका रहती है, फिर बाद में पत्नी हो जाती है ना? स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो। धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त है, धनिया उसकी सास है, तो सेवा भाव से युक्त है अपनी सास के प्रति वो। चरित्र की विशेषताएं देखते हैं जुनिया की। वैधव्य की पीड़ा से त्रस्त है और कर्तव्यमयी पत्नी है, उन्मादिनी प्रेमिका है, वात्सल्यमयी माँ है, सेवा भावी एवं कर्तव्य परायण है। गोविंदी को देखते हैं। कौन है? गोविंदी है खन्ना साहब की पत्नी, प्रेमचंद की नारी भावना को मूर्त करने वाली नारी, मेहता की दृष्टि में आदर्श नारी है। प्रेमचंद ने प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना दिया है। चरित्र की विशेषताएं, पतिप्राण पत्नी है, आदर्श नारी पात्र है, त्यागमयी है, सेवा भावना से युक्त है, वफादार पत्नी है और मालती के प्रति ईर्ष्यालु है। मालती से क्या करती है? ईर्ष्या, जलन करती है। सिलिया कौन है? जाति की चमारिन है सिलिया। ठीक है, और पंडित मातादीन की प्रेमिका है ये, पंडित मातादीन की प्रेमिका। जाति प्रथा की शिकार युवती है, मातादीन द्वारा अंत में पत्नी रूप में उसे स्वीकार कर लिया गया। चरित्र की विशेषता देखेंगे। रूपवती युवती है, गुणवती है, सेवा भावना से युक्त है, माता दिन के प्रति समर्पित है और आदर्श प्रेमिका है। तथ्य है इसके। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण लिखित उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तत्कालीन समय के किसान जीवन की स्थिति का यथार्थ, मतलब उस समय का जो किसानों का जीवन था उसकी स्थिति का यथार्थ का चित्रण इसमें किया गया है। ये उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है। इस उपन्यास में ग्रामीण पात्रों के साथ साथ शहरी परिवेश के पात्रों को भी रखा गया है, किंतु शहरी परिवेश के पात्रों से ग्रामीण पात्रों का कोई संबंध नहीं है। तो क्या बता रहे हैं? शहरी पात्रों का ग्रामीण पात्रों से कोई संबंध नहीं है। और किसी आलोचक ने ये भी लिखा है कि यदि शहरी पात्र नहीं भी होते, यदि शहरी पात्र नहीं होते गोदान में, तो भी ये कहानी चल जाती। माता दीन या दाता दीन एक ही है, ये अलग है? अलग है, अलग है। ये मैंने अभी पीछे बताया था ना आपको, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। यहाँ पर है ना, दाता दीन है, देखो पंडित दाता दीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं पहले। ये है दाता दीन और इनके पिता है माता दीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, समझ आ गया? अवध प्रांत के दो गांव, बेलारी
बिलारी गांव मैंने बता दिया आपको, एक सेमरी एक बिलारी, दो गांव है। बिलारी की बात कर रहे हैं, होली होरी, जिसके पास 5 बीघी जमीन है, होरी के पास। सेमरी गांव है, राय साहब अमरपाल सिंह जमींदार हैं, गोदान में 2 पीढ़ी के अंतराल की लकीर खींचने का काम किया प्रेमचंद जी ने। नई पीढ़ी का वाहक है गोबर। ध्यान रखना इस साले उसको, कि गोदान में 2 पीढ़ी के अंतराल की लकीर खींचने का काम किया प्रेमचंद जी ने। नई पीढ़ी का वाहक कौन है? गोबर। ठीक है। और इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने जमींदारी प्रथा की अंत की भी बात करते, जो कुछ ही वर्षों बाद सही साबित होता है। तो जमींदारी प्रथा की अंत की बात कर रहे थे, लेकिन उस टाइम मतलब क्या होता है, कुछ वर्षों के बाद ये सही हो जाता है, मतलब सच में ये जमींदारी प्रथा लागू हो जाती है। होरी केंद्रीय पात्र हैं। अंतिम इसके अंतिम आकांक्षा गाय खरीदने की थी। पढ़ी है आपने ना स्टोरी है? किस किसने पढ़ी है? और कौन कौन क्लास में है? जिसने स्टोरी पढ़ी है वो सुनाओ मुझे यहाँ पे आके, हैंड रेज करके, शॉर्ट में, बिल्कुल 2 मिनट में, दो भी नहीं लगाने, एक ही मिनट में बताना है। बताओ गाय खरीदने वाली स्टोरी पूरी। कोई है हिम्मत वाला? जल्दी जल्दी। ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं ना टीचर खड़े होके सुनाओ, तो अभी ऑनलाइन क्लास में तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा ना, आपको यहाँ बुलाना पड़ेगा। चलो आओ कॉल पे। किसी के अंदर है हिम्मत आने की, या स्टोरी पढ़ी है तो बताएं। कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई, कुछ तो बोलो। हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, हाँ ना में जवाब तो दो। हम्म, कुछ तो बोलना चाहिए ना। नहीं पढ़ी? ओके, पूनम ने नहीं पढ़ी है, और किसी और ने पढ़ी है? और किसी ने पढ़ी है स्टोरी? जल्दी जल्दी से यार, इतना टाइम मत लगा। मुझे लगता नहीं कोई क्लास में है। क्लास में हो इतना तो बताओ। सो तो नहीं गए अंकिता की तरह? अंकिता जाग रहे हो? ठीक है, स्टोरी हम देखते हैं ना, मैं सुनाती हूँ आपको स्टोरी। पढ़ी तो है मैम, बट मैं बाहर हूँ। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। क्या होता है कि जो होरी है, होरी को गाय खरीदने की इच्छा होती है, और वो गाय खरीद ही नहीं पाते हैं, है ना। एंड टाइम तक उनकी यही इच्छा रह जाती है गाय खरीदने की। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में। बहुत बड़ी कहानी है ये, पढ़ लेना इसको, बहुत समय पहले पढ़ी थी। तो गाय खरीदने की इच्छा थी इनकी, लेकिन ये खरीद नहीं पाए थे गाय। और एंड टाइम तक ये खरीद नहीं पाए थे, होरी। होरी गाय खरीद ही नहीं पाया, लास्ट टाइम तक भी नहीं खरीद पाए। तो जब एंड मतलब मृत्यु हो जाती है होरी की, तब उसकी पत्नी ने कुछ पैसे जोड़े होते हैं। फिर वो क्या करती है, उन पैसों को बोलती है कि ये इनका गौदान है। हाँ, एक बार खरीद लेते हैं तो कोई लेके चला जाता है, मतलब जिसकी वो गाय होती है उसका पैसा नहीं दिया होता तो वो लेके चला जाता है। पर वो ऐसे नहीं खरीद पाए थे जैसे मतलब उनकी इच्छा थी खरीदने की, कि अपनी गाय हो, है ना। उस तरह से नहीं खरीद पाए थे, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। रामविलास शर्मा उपन्यास का प्रमुख पात्र, होरी उपन्यासकार की
अमर दृष्टि है, रामविलास शर्मा का कथन है। कौन है? बट कुछ ही दिनों में उसको ले जाते हैं। हाँ, किसने किया है? ड्रेस कोई आना चाहता है यहाँ पर? चलो गाना ही सुनाने आ जाओ, किसी ने कहानी सुनाने नहीं आना तो। रामविलास शर्मा का कथन है, क्या कथन है? उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यासकार की अमर दृष्टि है। यह पहला उपन्यासकार कौन है इसमें? प्रेमचंद, तो प्रेमचंद की अमर दृष्टि है। ठीक है, गलती से हुआ, अच्छा कोई नहीं। यह पहला अवसर है जब हिंदी कथा साहित्य में किसान का चित्रण एक व्यक्ति के रूप में किया गया। प्रेमचंद के इस उपन्यास की आलोचना शहरी और ग्रामीण पात्रों को एक साथ रखने की वजह से की जाती है। हाँ, मतलब लोग यही बोलते हैं कि शहरी और ग्रामीण पात्रों को एक साथ क्यों रख दिया, शहरी पात्र नहीं भी होते तो भी चल जाता, क्या जरूरत थी शहरी पात्र रखने की। तो इस तरह से अपनी अपनी व्याख्या सब देते हैं, है ना। पर जो प्रेमचंद ने उपन्यास रचा है ना, बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ये। तो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो भी हमें याद देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कौन क्या बोलता है ना। नंदुलारी वाजपेयी क्या कहते हैं? गोदान एक ऐसा मकान है जिसके दो अलग अलग खंडों में दो परिवारों के रूप में गांव तथा शहर रहते हों और जो कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते हों। तो ज्ञानेंद्र ने एक लेख लिखा, क्या क्या लेख लिखा था? यदि मैं गोदान लिखता, यदि मैं गोदान लिखता। ये किसका है? किसका लेख है ये? जैनेन्द्र का लेख है। ठीक है, जैनेन्द्र। गोदान की भूमिका। सन 1930 में प्रेमचंद ने एक लेख लिखा था। ऐसा बहुत कम संयोग हुआ कि एक शांति प्रेमी किसान के रोजाना हालात विस्तार के साथ लिखे हुए मिल सकते हों या उनमें किस्सों की सी दिलचस्पी और अजब अनोखी बातें पाई जाती हो। इस इच्छा को उन्होंने होरी धनिया को नायक नायिका बनाकर गोदान उपन्यास लिखकर पूरा किया। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश का परिचय मिल जाता है। मैंने आपको कहा था हर चीज की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है, भूमिका पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। ये भूमिका हम पढ़ रहे हैं। तथा गांव में सरल सदाचारी भाग्यवादी जनता कैसे गांव के मुखिया, महाजन, पुरोहित और जमींदार, मिल मालिक किसानों का हर प्रकार से शोषण करके उनको जिंदगी का जुआ ढोने को विवश कर दिया। रसहीन जीवन में उनके सपने को साकार होने का मौका नहीं मिलता। गोदान में प्रेमचंद ने गांव की दरिद्रता, भूखमरी और धर्मांधता पर सरल विश्वास आदि का बारीकी से चित्रण किया है। अब आ गया शेखर एक जीवनी। ये जो हमने पीछे देखा था गोदान था, अब क्या आ गया? उपन्यास शेखर एक जीवनी। किसका उपन्यास है ये शेखर एक जीवनी? किसका उपन्यास है? शेखर एक जीवनी पढ़ा है आपने? ये भी दो भागों में है, शेखर एक जीवनी। पर आपके सिलेबस में एक ही भाग पढ़ना होता है, अगर आपको पता हो तो। अज्ञे का, अज्ञे का नाम दिया है ना यहाँ पर भी। ये लेखक है इसके, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हाँ, प्रकाशन है इसका पहले भाग का 1940 में, दूसरे का 44 में। ठीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास दो भागों में विभक्त है। पहले का नाम उत्थान है, दूसरे का उत्कंठा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यस।
उपन्यास के दूसरे भाग को भी 4 खंडों में बांटा गया है। दूसरे भाग का ध्यान रखना है आपने। दूसरे भाग में क्या-क्या नाम है? पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे रस्सी और गुंजर। पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे रस्सियां और गुंजर। ठीक है। विषय क्या है इसका? बालक शेखर के जिज्ञासा का मनोवैज्ञानिक वर्णन है इसमें। ठीक है। यहां पर दिया है इसका विषय पूरा। पीछे वाली स्लाइड पे आधा ही लिखा था। मनोवैज्ञानिक स्तर पर उल्लेख और नैतिक अनैतिक के बीच प्रश्नों में शेखर का खुद को स्व को ढूंढना है ना। अपने आप को ही ढूंढता है शेखर, अपनी खोज में है। शेखर एक जीवनी का आरंभ ईश्वर को लेकर प्रश्नकुलता तथा समापन उलझन और द्वंद्व में हुआ है। घटनाएं क्या है इसकी? ईश्वर के प्रति अनास्था, भयभीत करने वाली वस्तुओं को देख घबराना, ईश्वर के अस्तित्व, घर वालों से सवाल करना, मतलब ईश्वर का अस्तित्व के बारे में भी है, घर वालों से सवाल करना, माँ के प्रति घृणा भी होती है, आदि घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। उपन्यास में मृत्यु, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम आदि पर विचार किया गया है। तो इस उपन्यास में किस किस पर विचार किया गया है? जितने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, मृत्यु, अहिंसा, स्वतंत्रता और प्रेम पर। अज्ञे के अनुसार शेखर की खोज अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है, या फिर शेखर की खोज स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोमारोला की पुस्तक ज्यो क्रिस्ताफ का प्रभाव अज्ञे ने स्वीकार किया है। तो ये भी ध्यान रखना कि किसका प्रभाव था। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। तो ये भी क्वेश्चन, ये वाला तो आपको पांडे में भी मिल जाएंगे कुछ चीजें। लेखक ने उपन्यास में पूर्वदीप्ति शैली, जिसको फ्लैशबैक कहते हैं हम, पद्धति को अपनाया है। स्वयं अज्ञे के अनुसार शेखर एक जीवनी, एक अधूरी जीवनी है जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है। लेखक परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञे का कृतित्व बहुमुखी है और वह उनके समृद्ध अनुभव की सहज परिणति है। अज्ञे की प्रारंभ रचनाएं कौन कौन सी अध्ययन की गहरी छाप अंकित करती हैं या प्रेरक व्यक्तियों से शिक्षा की गरमाई का स्पर्श देती है। बाद की रचनाएं निजी अनुभव की परिपक्वता की खनक देती है, जैसे अज्ञे के प्रमुख उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी का पहले भाग का समय 41, दूसरे का 44, तीसरा क्या है? नदी के द्वीप, और ये 51 में है। पांचवा, सॉरी, चौथा अपने अपने अजनबी 79 में। ठीक है, इसको पढ़ोगे आप। मैं आंखों पर पानी डाल के आती हूँ, मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट का टाइम देंगे आप मुझे? आंखों को थोड़ा फ्रेश करके आती हूँ। बोलो। जी, ओके, थैंक यू। मैं आई, 1 मिनट, आप इसको पढ़ो तब तक, है ना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके उपन्यास भारतीय विश्व दृष्टि से तादात्म्य का बोध कराते हैं, अज्ञेय स्वाधीनता को महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य मानते हैं, परंतु स्वतंत्रता उनके लिए सतत जागरूक प्रक्रिया है। शेखर एक जीवनी। पात्र परिचय देखते हैं। शेखर है इसमें मुख्य पात्र। कथानक क्या है इसका? कथानक और केंद्र बिंदु क्या है? स्वभाव से ही ये विद्रोही है। कौन? शेखर। तथा बंधन मुक्त होना चाहता है ये। ठीक है। सरस्वती जो है वो शेखर की बहन है, जो कि शेखर की प्रेरक तथा गुरु भी है। ये भी उपन्यास बहुत अच्छा है, पढ़ लेना। अच्छा की तो कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है ज्यादा। शारदा मद्रासी परिवार की लड़की है, मौसी की लड़की। सरस्वती, हाँ, मद्रासी परिवार की लड़की है। शेखर उसके प्रति आकर्षित रहता है। शशि, ये है वो मौसेरी बहन जो आप बोल रहे हो ना, शशि। सरस्वती इसकी खुद की बहन है शायद, रियल सगी बहन। शशि है जो मौसेरी बहन है, इसके प्रति भी शेखर आकर्षित रहता है। शारदा के प्रति भी आकर्षित रहता है, और जो मौसी की लड़की है उसके प्रति भी आकर्षित रहता है ना। उसके बाद जो जो शेखर की बहन है सरस्वती, ये शेखर की अपनी बहन, रियल बहन है। ये शेखर की प्रेरक है और गुरु भी है। पहले तो शेखर के साथ साथ ही रहती है ना। अगर आपने पढ़ा होगा ये उपन्यास, तो शेखर के साथ ही रहती है, शेखर से प्यार भी करती है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो क्या हो जाता है? शेखर से दूर हो जाती है, फिर बात भी नहीं करती। तो शेखर को ज्यादा समय नहीं दे पाती शादी के बाद। आगे है भूमिका। शेखर एक जीवनी की भूमिका। शेखर एक जीवनी की भूमिका के अनुसार शेखर एक क्रांतिकारी की जीवनी को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। किसकी जीवनी को प्रस्तुत करने वाला? क्रांतिकारी। मृत्यु की निश्चित संभावना को सामने पाकर शेखर के सामने प्रश्न है कि उसकी मृत्यु की सिद्धि क्या है। लेखक के अनुसार उपन्यास एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। क्या लेखक का यह वक्तव्य उपन्यास द्वारा प्रमाणित होता है? शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। पूछ ले जाए आपको कि शेखर एक जीवनी लिखने में कितना समय लगा, तो क्या करोगे आप? क्या लिखोगे? 10 वर्ष। 10 वर्ष में अभी कुछ देर है, मतलब ये पूरे नहीं हुए 10 साल, कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी कुछ दूरी, कुछ पूरी नहीं हुई है। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्द करने का प्रयास है। प्रेमचंद के बाद उन्हीं प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यासों को नई संपन्नता देने वाले लेखकों में अज्ञे का स्थान जितना प्रमुख है, उनके औपन्यासिक कृतित्व का मूल्यांकन उतना विवादास्पद है। उनके तीनों उपन्यासों ने साहित्यिक परिवेश को काफी आंदोलित किया है। यद्यपि अज्ञे ने कविता को ही अपने लिए अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम माना है, पर लेखक के रूप में उन्हें मान्यता उनके प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी से प्राप्त हुई है, जिसके प्रकाशित होने पर, अच्छा, इसकी पूरी लाइन है नहीं यहाँ। हम्म, ठीक है। नेमिचंद्र जैन कहाँ गया? प्राप्त हुई है तक कर लो, इसको आगे काट देना क्योंकि ये वाली लाइन पूरी नहीं है। आगे नेमिचंद्र जैन ने इसके बारे में क्या कहा कि एक सर्वथा नवीन साहित्यिक स्तर की उपलब्धि का भाव समान रूप से हिंदी पाठक और आलोचक को हुआ था, और समूचा साहित्यिक वातावरण नए आंदोलन से स्पंदित हो उठा था। शेखर एक जीवनी की भूमिका में लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श मुझसे निभ नहीं सका है। तो शेखर खुद ही, मतलब अज्ञे जो है लेखक, लेखक कौन है इसके? अज्ञे लेखक है इसके। और खुद ही क्या बोल रहे हैं, ये स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं? शेखर में मेरापन कुछ अधिक है।
ठीक है, मतलब कि क्या कि इन्होंने अपनी ही बातें ज्यादा लिखी हैं इसमें, है ना। वैसे लोग पूछते हैं कि क्या जो शेखर है वो ही अज्ञेय अज्ञेय है, क्या उन्होंने अपनी बातें लिखी है। ऐसे आलोचकों ने भी काफी इस पे बातें की हैं। लेखक की प्रामाणिक जीवनी या आत्मकथा के अभाव में यह कहना कठिन है कि लेखक और शेखर में संपृक्ति का स्वरूप कितना और कैसा है, मतलब कितना मिला जुला रूप है। संपृक्ति मतलब कितना दोनों का मिला जुला रूप है, हम कह नहीं सकते हैं ना। पर इतना निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि कृति की प्राकल्पना मूलतः औपन्यासिक है और एक कला कल्पनात्मक जीवन चरित्र में ही उसमें प्रधान है। लेखक के अनुसार वह निषेधात्मक मूल्यों को लेकर नहीं चला, मानव में उसकी आस्था है। और मूल रूप से शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्रता की खोज है, टूटती हुई नैतिक रूढ़ियों के बीच नीति के मूल स्रोत की खोज है। लेखक ने शेखर के व्यक्तित्व को एक प्रकार से नियतिवाद के अंतर्गत परिभाषित किया है। स्पष्ट ही यह निर्यातवाद मनोवैज्ञानिक नियतिवाद है। शेखर के बचपन का उस पर पड़ने वाले प्रभाव का लेखक ने विदग्ध चित्रण किया है। ऐसे जीवन चरित्र को लेकर लिखा गया पहला उपन्यास है ये, ठीक है। ऐसे जीवन चरित्र को लेकर लिखा गया पहला उपन्यास। लेखक ने बाल्यकालीन प्रसंगों के चित्रण में जिस अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है वह सिद्ध निष्कर्षों के आग्रह के कारण धुंधली हो गई है। अपने वर्तमान रूप में शेखर एक जीवनी किसी राजनीतिक विद्रोह का सशक्त विद्रोह लेकर नहीं चलती। इसलिए जिस अर्थ में हम उपन्यासों को देखते हैं उसी दृष्टि पर शेखर एक जीवनी को परखा नहीं जा सकता है। प्रमुख कथन शेखर की खोज अंततो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। किसने कहा है? भूमिका में अज्ञेय का खुद का कथन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, अज्ञेय का खुद का कथन नहीं है। अज्ञेय की खोज स्वतंत्रता की खोज है, किसने कहा है? अज्ञेय ने कहा है। कहां पर कहा है? भूमिका में कहा है। कौन सी भूमिका? कौन सी भूमिका? शेखर एक जीवनी की भूमिका। शेखर एक जीवनी शेखर एक जीवनी एक अधूरी जीवनी है जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नता निजी दस्तावेज है। यद्यपि एक साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता की संचित अनुभूतियों के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। ये वाली पंक्ति मैंने बहुत बार एग्जाम में देखी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही रखी है। जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है, ये पूरी पंक्ति ध्यान रखना। शेखर एक जीवनी मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। ये फिर से आया। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन अभी जीवनी भी तो पूरी नहीं हुई है, ठीक है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार की निर्यातवाद होता है, लेकिन यह निर्यातवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद है। निर्यातवाद नहीं होना था, यहाँ नियतिवाद होना चाहिए। शायद ही मिसप्रिंट हो सकता है, इसको नियतिवाद कर लेना, ठीक है। भाग्यवाद काट दिया मैंने, नियतिवाद होना चाहिए इधर भी। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, अभी नोट कर लेना अपने पास साथ में कथन पूरा। आगे है, निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता, वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है।
उसके बाद है शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श जिसकी महानता मैं मानता हूँ मुझसे नहीं निभ सका। शेखर निस्संदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की शक्तियां, सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या और असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता, फांसी। फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए। पर इससे क्या वो सुधर जाएगा? इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? है ना? फांसी देने से क्या होता है? क्या सुधर जाएगा कोई व्यक्ति? नहीं सुधरेगा। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे लिए, तुम्हारे होने के लिए ठीक है, वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना सान की पूर्व कल्पना करता है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वह मां को नहीं मारेगा, उससे कोई संपर्क नहीं रखेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मां को बाध्य होकर उसका रत्ती भी विश्वास करना पड़े। यह प्रतिज्ञा उसने जबकि एक कागज पर लिख डाली थी। क्षमा, क्या हो गया? क्षमा हृदय है लेकिन वह कह नहीं पाता है। क्षमा हृदय का धर्म है लेकिन वह कह नहीं पाता है। मुझे विश्वास है कि विद्रोह बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? विद्रोह बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। ये भी शेखर एक जीवनी का कथन है। ध्यान रखेंगे कथन सारे। जो नियम से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर चलते हैं, अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। शिक्षा देना संसार का सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, समझा जाता है मतलब। किंतु शिक्षा अपने मन की विषय के मन की नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है। शेखर ने देखा, किसी ने रेज हैंड किया है? किसी ने रेज हैंड किया है? शेखर ने देखा कि उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की आवाज स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम वही जो कि तुम हो। मैं चार्जर लगा के तो आई थी लेकिन वही बात हो गई फिर से। बस एक सेकेंड। हाँ, साहित्य का निर्माण मानव जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ भी तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि काम पूरा होते ही वह देखता है, अरे यह तो वह नहीं है जो मैं बनाना चाहता था। वह मानव क्रियाशीलता का नाद है, उसे कहीं रुकना नहीं, उसे सर्वत्र भटकना है। जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है, जिनके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। लेकिन तब जब हर हर एक को लिखना आता हो, तो स्टोरी तो सबके पास होती है ना, कहानी सबके पास होती है। आपके जीवन में भी स्टोरी है, लेकिन उसको लिखना भी आना चाहिए। अगर स्टोरी को लिखना ही नहीं आया तो स्टोरी का कोई फायदा नहीं है। लोग प्राय भूल जाते हैं कि उनके जीवन क्या रहे, तभी समाज अपने लिए वह संभव पाता है जो विधान करे। योग्य माता पिता वे हैं जो बच्चों को वह प्राप्त लोगों की तरह रहना सिखाएंगे। इस भावना के यौवन का आघात जितना किया उतना शायद ही किसी और कानून या प्रभा या विधान ने किया हो। लोग समझते हैं कि जो जीवन को प्यार करते हैं वे मृत्यु से डरते हैं। बिल्कुल गलत है। जो मृत्यु से डरते हैं वे जीवन से प्यार ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में
उन्हें क्षण भर की भी शांति नहीं मिल सकती है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा होता है, जिसको अपना प्यार कह सकते हैं वो प्यार कैसा होता है, ओछा। सारी पंक्तियां किसकी है, शेखर एकचेवनी। अगर शेखर ने मौत नहीं मांगी तो इसलिए कि उसकी दशा पहले ही मौत से बुरी प्रेम की और त्याग की विरोधावली है। बहुतों ने की है। घृणा और वासना की प्रशंसा किसी ने नहीं की, लेकिन शेखर के जीवन को उन दिनों इन्हीं दो शक्तियों ने संभव बनाया। घृणा ने, कौन कौन सी शक्तियां, घृणा, घृणा ने ही इसे इतनी शक्ति दी कि वह सब कुछ खोकर भी संसार को ललकारे, और वासना ने उसे जगाया कि वह चोट का सामना करे जो उसके हृदय को लगी थी। शेखर पिता, माता, सरस्वती, शारदा और अंत में अपने को भी, स्वयं अपने को भी वो खो चुका था। बहन को गाते सुनते हुए एकाएक कोई अज्ञात भाव बालक के मन में जगता है। वह एकाएक उत्पन्न नहीं हुआ, कई दिनों धीरे धीरे उसके हृदय में अंकुरित हो रहा है, किंतु इसकी यह व्यंजनीयता संपूर्णतया नई है। आज ही मालाएं पहनाते समय और गायन सुनाते समय उसके मानसिक क्षितिज के ऊपर आई है। एक अत्यंत कोमल स्पर्श से बहन के कपोल को छूकर, कपोल क्या होता है, मैं आज क्लास नहीं ले पाया, मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना। कपोल होता है गाल, ठीक है। एक अत्यंत कोमल स्पर्श से बहन के कपोल को छूकर बालक कहता है, कितनी अच्छी लगती हो तुम। अब परिस्थितियों से उसका संग्राम, उस उद्दिष्ट की मानलीला अब किसी दूसरे युद्ध मुख पर होगी। शारदा से विदा, शारदा के देश से विदा। अब है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या कहा, समझ नहीं आया मुझे। बाण भट्ट की आत्मकथा, प्रकाशन है 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। लेखक परिचय है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम बैजनाथ द्विवेदी था। उनका जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 को। 1907 को किस किस का हुआ था जन्म, हम्म पिछले दिनों हम बात कर रहे थे 1907 की। 1907 में किस किस का जन्म हुआ था, कपूल का बताया, गाल होता है, अच्छा, ओके। आपका जन्म 19 अगस्त 1907 को। जन्म आरत दुबे का छपरा, ओझावालिया, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा, हम्म वेरी गुड रविंद्र। गुड। द्विवेदी जी ने बाल्यकाल से ही श्री व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ की। इन्होंने लिखा भी है, व्योमकेश दरवेश एक करके नाम है इनका रचना का। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। कविंद्र रविंद्र का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। ये रविंद्र कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बांग्ला साहित्य से भी ये बहुत प्रभावित थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे, उच्च कोटि के। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथ की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वैसे तो द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंध एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यास की रचना की है, पर
विशेष रूप से व्यक्तिक और भावात्मक निबंधों की रचना करने में ये अद्वितीय रहे। निवृत्त होने के पश्चात भी वे निरंतर साहित्य में जुटे रहे। तो जब सेवानिवृत्त हो गए तब भी 19 मई 1979 को इनका क्या हो गया था, ये रोग शैया पर पड़ गए थे, चिर निद्रा में सो गए, मतलब बीमार हो गए थे ये। इनके प्रमुख उपन्यास हैं पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पोथा। ये तो चारों ही इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे आपको, और इनके समय के साथ आपको याद करने पड़ेंगे। समय आपको मिल जाएगा पांडे में। निबंध संग्रह इनके अशोक के फूल 48, कल्पलता 51, मध्यकालीन धर्म साधना 52, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व 72, आलोचना सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में, और प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, कबीर 1942, नाथ संप्रदाय 1950। ये कौन सी कृतियां हैं इनकी? निबंध संग्रह। हिंदी साहित्य का आदिकाल आगे भी मतलब निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 49, साहित्य का मर्म 1950, मेघदूत रू एक पुरानी कहानी 57, लालित्य तत्व 62, साहित्य सहचर 65, कालिदास की ललित योजना 65, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, मृत्युंजय रविंद्र 1970, सहज साधना 63। मुख्य तथ्य इसके स्रोत किसका? हर्षचरित एवं मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया द्वारा प्राप्त कराई गई पांडुलिपि। विषय वस्तु सातवीं शती के भारत की राजनीतिक स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। संभवतः नारी सम्मान की रक्षा का भाव बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल केंद्र है। उस युग में नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बाणभट्ट निपुणिका एवं कृष्ण वर्धन के प्रयासों से भले ही भट्टिनी के सम्मान की रक्षा कर ली गई, तथापि सामंती व्यवस्था में और पुरुष प्रधान समाज में नारी पर इसी प्रकार उत्पीड़न होता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाणभट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डालता है। इसे हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवन दस्तावेज माना जाता है। उपन्यास के अंतर्गत भारत में तत्कालीन पनप रही प्रवृत्तियों का लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। 20 उच्छ्वास है इसमें पूरे उपन्यास में, ठीक है। मतलब कि जैसे अध्याय होते हैं तो उच्छ्वास भी वैसे ही होता है, मैंने आपको बताया पहले भी। अरे क्या हो गया? उपन्यास के आरंभ में लिखा है, अत बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। ब्राह्मण तथा बौद्ध संघर्ष को दिखाया गया है। तुअर मिलिंद की पुत्री भट्टिनी का अपहरण कर लिया जाता है। दस्यु द्वारा उसे राजघराने के अंतपुर में बेच दिया जाता है। उपन्यास में बाणभट्ट द्वारा उच्च आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है, जबकि निपुणिका त्याग की प्रतिमूर्ति है। और उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में? डायरी शैली में। उपन्यास में हजारी जी ने पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम औपन्यासिक कृति है। आत्मकथा के रूप में लिखा गया यह हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। यह हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास का परिवेश हर्षकालीन समाज है। कथा का अधिकांश भाग
कथा का अधिकांश भाग कादम्बरी हर्षचरित से लिया गया है। बाणभट्ट और हर्षकालीन युग को उसके तमाम संघर्ष और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक के साथ सचरित्र वर्णन देता है कर देता है। इस उपन्यास के माध्यम से द्विवेदी जी इतिहास के पाठक को परिचित कराना चाहते हैं। ना रह गया है आगे। थोड़ा ही है, इसको कल कंप्लीट कर लेंगे पूरा ही, जितने भी उपन्यास बचे हैं वो सारे। हम्म। अच्छा, आज आप पढ़ के तो आए नहीं थे ना निबंध? कल के लिए कुछ दूं पढ़ने के लिए? अपनी इच्छा से बताओ, कल के लिए कुछ पढ़ने को दूं? अगर आप चाहते हैं कि कुछ पढ़ने को दूं मैं, तो बताओ। हम्म। तो निबंध पढ़ के लाओगे कल के लिए? निबंध। निबंध पढ़ के लाएंगे? आज भी मैंने निबंध दिए थे। कौन सा करना है? क्या सारे करना है एक्चुअली? पांडे वाली बुक है आपके पास? पहले पांडे से शुरू करते हैं ना कल के लिए। हाँ, मैं बताती हूँ उनको। पांडे वाली बुक निकाल लो। अब जिसके पास नहीं होगी वो कौन का क्या करूंगी? इसके लिए तो मैंने बोला था ये बुक सबके पास होनी चाहिए, बोला था ना। किसके पास नहीं है बुक? ये पांडे वाली किसके पास नहीं है? नहीं है, पिंकी के पास नहीं है, पूनम के पास भी नहीं है। अच्छा, है। कुछ बच्चों के पास है, कुछ के पास नहीं है। ठीक है, जो क्लास में करवाया वो करके आना। वो तो सबके पास है ना। हम्म। सारे निबंधों के समय, हाँ कोई बात नहीं रविंद्र, जितना मैंने करवाया है ना, उसके सारे पीडीएफ बना के डाल दूंगा। किस चीज की? निबंधों की पीडीएफ तो दी हुई है मैंने। निबंधों की पीडीएफ मैंने डाली हुई है। तो जितना मैंने पढ़ा दिया है ना, उसको ही पढ़ के लाना है कल के लिए। ठीक है, कम से कम अभी उतना करो जितना मैंने करवा दिया है। बाकी तो हम बाद में देखेंगे। अभी एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करेंगे ही हम सिलेबस के बाद पांडे से। हाँ, ये भी सही रहेगा। चैट बॉक्स में सभी हैं, चैट में जो फिलर फॉर्म की चैट है, सारे बच्चे हैं उसमें। नहीं तो SS आप नाम नोट कर लो, सबके ऐड कर देना। ठीक है, और वहां पर ही पीडीएफ डाल देना पांडे से, क्योंकि डेट्स याद करनी पड़ेंगी आपको, सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। तो डेट्स थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे याद करो, कुछ है। हाँ कोई बात नहीं, नाम नोट कर लो आप। तो उनको डाल देना, और मतलब ऐड कर देना ग्रुप में, और पीडीएफ डाल देना फिर वहां पर, तो सब बच्चे पढ़ के आ जाएंगे। मुझे नाम नहीं पता क्यों, कमेंट तो आ रहे हैं बच्चों के, कमेंट देख लो। पिंकी है, शालिनी को करना है ऐड, शालिनी केशरवानी, हरिदर्शन को करना है, रविंद्र गुजराती, सुशीला सिंह, बाकी तो सारे ही हैं।
ठीक है। कौन कौन है? रुकिए जरा फोटो ही ले लेते हैं हम। अच्छा, बच्चे चले गए क्या? चले भी गए काफी बच्चे, क्लास खत्म हो गई ना अब। मैम मैं लिख लेता हूँ, आप बोल दो। हाँ कोई बात नहीं, मैंने फोटो ले ली, मैं भेज दूंगी उधर ग्रुप में, ठीक है। हम्म। फिलर फॉर्म की चैट ऑप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ, है ना? तो वहां से आप पढ़ लेना। डेट्स याद कर लो, क्योंकि डेट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बाद में भी करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दोगे तो आपके लिए फायदा हो जाएगा, है ना? तो ट्रिक्स बना के चाहे जैसे मर्जी आप सीक्वेंस याद करो। लेखकों के नाम पहले आपको पता होने चाहिए, उनके जन्म काल आपको पता होने चाहिए, फिर उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं वो आपको पता होने चाहिए। बस सिलेबस के निबंध लाने हैं आपको, बाकी कोई नहीं। सिलेबस के बाहर के नहीं लाने अभी, है ना? जितने सिलेबस में है हमारे पास उनके ही निबंध आपको करके लाने हैं, ठीक है। सिलेबस के बाहर का फिर आपके लिए ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो जितना सिलेबस में है अभी फिलहाल के लिए उतना ही करना है आपको। हम्म। हाँ, उनके आपस में जो सीक्वेंस है वो लगाने हैं जन्म काल के हिसाब से। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, कुबेरनाथ राय हैं, विवेकी राय हैं, नामवर सिंह हैं। इतने हैं। इनके आपको आपस में सीक्वेंस लाने हैं याद करके, कि जो इनके जन्म काल है वो, और जो जो इन्होंने निबंध लिखे हैं वो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। कल इसी यूनिट पे बात करेंगे, जो आगे रह गए हैं जितने उपन्यास वो पढ़ेंगे। और साथ में थोड़ा सा टेस्ट भी ले लूंगी अगर पढ़ के आओगे तो। ओके, बाय, गुड नाइट सबको।